दोस्तों, अगर दुनिया में कहीं युद्ध छिड़ जाए, किसी देश पर सैंक्शंस लगाने हो, पीस कीपिंग मिशन भेजना हो या किसी बड़े इंटरनेशनल सिक्योरिटी इशू पर फैसला लेना हो, तो आखिरी फैसला अक्सर एक ऐसी टेबल पर होता है जहां पूरी दुनिया नहीं बैठती, बल्कि सिर्फ 15 देश बैठते हैं। इस टेबल का नाम है यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल यानी यूएनएससी। और अब भारत ने इसी यूएनएससी की सीट के लिए अपना चुनावी अभियान आधिकारिक तौर पर शुरू कर लिया है। विदेश मंत्री एस जयशंकर ने घोषणा की है कि भारत ने 2028-2029 के कार्यकाल के लिए यूएनएससी की नॉन परमानेंट सीट जीतने के लिए अपना कैंपेन लॉन्च कर दिया है। लेकिन इसका मतलब क्या है? क्या भारत अब यूएनएससी का परमानेंट मेंबर बनने जा रहा है? क्या ये वही सपना है जिसकी बात दशकों से होती आ रही है, या फिर इसके पीछे कुछ और कहानी है? तो आइए आज आसान भाषा में समझते हैं कि भारत ने ये कैंपेन क्यों शुरू किया है, इसे जीतने के लिए क्या करना होगा और इससे भारत को क्या फायदा होगा। इसे एक बहुत आसान उदाहरण से मैं आपको समझाता हूँ। मान लीजिए आपके शहर में एक बड़ी हाउसिंग सोसाइटी है जिसमें लगभग हर देश एक मेंबर की तरह है। ये पूरी सोसाइटी यूनाइटेड नेशंस है। लेकिन जब कोई बड़ा सिक्योरिटी इशू आता है तब पूरे सोसाइटी के सभी सदस्य फैसला नहीं लेते। इसके लिए एक छोटी कमेटी बनाई गई है जिसका नाम है यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल। इस कमेटी में कुल 15 सदस्य होते हैं। इनमें 5 परमानेंट मेंबर्स हैं। यह है यूएस, रशिया, चाइना, यूनाइटेड किंगडम और फ्रांस। इन 5 देशों के पास वीटो पावर होता है, यानी इनमें से कोई एक भी किसी बड़े प्रस्ताव को रोक सकता है। इसके अलावा 10 नॉन परमानेंट मेंबर्स होते हैं। इन्हें 2 वर्ष के लिए चुना जाता है। इनके पास वीटो पावर नहीं होती, लेकिन ये वोटिंग करते हैं, बहस में हिस्सा लेते हैं और दुनिया के बड़े सिक्योरिटी डिसीजंस को प्रभावित करते हैं। भारत और तजाकिस्तान अभी एशिया पैसिफिक ग्रुप कैटेगरी की इकलौती सीट के लिए कंटेंडर्स हैं। अब एक सवाल आता है, इसका जवाब भी बहुत आसान है, क्योंकि इन 10 सीटों के लिए चुनाव होता है। यूएन के 193 सदस्य देश वोट डालते हैं और तय करते हैं कि अगले 2 वर्ष के लिए कौन कौन सिक्योरिटी काउंसिल में बैठेगा। यानी भारत को अलग अलग देशों से समर्थन जुटाना होगा और उन्हें भरोसा दिलाना होगा कि वह इस जिम्मेदारी के लिए सबसे उपयुक्त उम्मीदवार है। और ये प्रक्रिया पहले ही शुरू हो चुकी है। अभी हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ऑस्ट्रेलिया और उसके बाद न्यूजीलैंड के दौरे पर गए थे। दोनों ही देशों के नेताओं ने सार्वजनिक रूप से भारत की यूएनएससी उम्मीदवारी का समर्थन करने की बात कही। यानी भारत सिर्फ कैंपेन लॉन्च नहीं कर रहा, बल्कि एक एक देश से समर्थन जुटाने की कोशिश भी शुरू कर चुका है। लेकिन मान लीजिए भारत ये चुनाव जीत भी जाता है, तब क्या सिर्फ एक कुर्सी मिलेगी, या दुनिया के बड़े फैसलों में भारत की आवाज़ पहले से कहीं ज़्यादा मजबूत हो जाएगी? इसे ऐसे समझिए जैसे स्टूडेंट यूनियन इलेक्शन हो। चुनाव लड़ने वाला उम्मीदवार सिर्फ ये नहीं कहता कि मुझे वोट दे दीजिए, बल्कि अपना मैनिफेस्टो भी जारी करता है कि जीतने के बाद वह क्या क्या करेगा। ठीक उसी तरह भारत ने भी यूएन सिक्योरिटी काउंसिल के 2028-29 चुनाव के लिए अपना कैंपेन लॉन्च किया है और दुनिया के सामने अपना डिप्लोमेटिक विजन रखना शुरू कर दिया है। अब आपके मन में एक सवाल तो आया होगा। सबसे पहला फायदा यह होगा कि दुनिया के सबसे महत्वपूर्ण सिक्योरिटी डिस्कशंस में भारत सीधे मौजूद रहेगा। चाहे किसी क्षेत्र में युद्ध हो, किसी देश पर सैंक्शंस लगाने की बात हो, टेररिज्म का मुद्दा हो या पीस कीपिंग मिशन भेजने का फैसला, भारत उन चर्चाओं का हिस्सा होगा और अपनी बात मजबूती से रख सकेगा। दूसरा बड़ा फायदा है भारत की डिप्लोमेटिक स्टैंडिंग। जब कोई देश बार बार सिक्योरिटी काउंसिल का सदस्य बनता है तो इससे दुनिया को यह संदेश जाता है कि उस देश पर भरोसा किया जाता है। भारत पहले भी कई बार नॉन परमानेंट मेंबर रह चुका है और हर बार उसने ग्लोबल साउथ, आतंकवाद और विकासशील देशों के मुद्दों को प्रमुखता से उठाया है। अगर भारत एक बार फिर चुना जाता है तो उसकी ग्लोबल क्रेडिबिलिटी और मजबूत होगी। तीसरा फायदा यह है कि भारत अपनी विदेश नीति के कई महत्वपूर्ण मुद्दों को सीधे ग्लोबल प्लेटफॉर्म पर उठा सकता है। क्रॉस बॉर्डर टेररिज्म, मैरीटाइम सिक्योरिटी, पीस कीपिंग रिफॉर्म्स और ग्लोबल साउथ की आवाज़ जैसे मुद्दों पर भारत को कहीं ज़्यादा प्रभावी भूमिका निभाने का अवसर मिलेगा। लेकिन यही सबसे बड़ी गलतफहमी भी शुरू होती है। क्या इसका मतलब यह है कि भारत अब यूएनएससी का परमानेंट मेंबर बन जाएगा? जवाब है नहीं। परमानेंट मेंबरशिप बिल्कुल अलग विषय है। उसके लिए केवल चुनाव जीतना काफ़ी नहीं है। इसके लिए यूएन में बड़े रिफॉर्म्स की ज़रूरत होगी, सिक्योरिटी काउंसिल की संरचना बदलनी होगी और सबसे महत्वपूर्ण बात, मौजूदा परमानेंट मेंबर्स की सहमति भी चाहिए। यही कारण है कि भारत, जापान, जर्मनी और ब्राज़ील जैसे देश वर्षों से सिक्योरिटी काउंसिल रिफॉर्म्स की मांग कर रहे हैं, लेकिन अभी तक इस पर अंतिम सहमति नहीं बन पाई है। यानी अभी जो कैंपेन शुरू हुआ है, यह केवल 2028-2029 के लिए
नॉन परमानेंट सीट जीतने का चुनावी अभियान है, लेकिन इसे हल्के में भी नहीं लिया जा सकता क्योंकि यह भारत की डिप्लोमेसी की एक बड़ी परीक्षा भी है। और यहीं से इस पूरी कहानी का सबसे दिलचस्प हिस्सा शुरू होता है, क्योंकि भारत सिर्फ सीट जीतने की कोशिश नहीं कर रहा बल्कि दुनिया को यह भी बता रहा है कि सीट मिलने के बाद उसका एजेंडा क्या होगा। अगर आप पिछले कुछ वर्षों को देखें तो भारत ने अपनी ग्लोबल इंगेजमेंट काफ़ी बढ़ाई है, चाहे G20 समिट की मेज़बानी हो, ग्लोबल साउथ समिट हो, इंडो पैसिफिक में बढ़ती भूमिका हो, ह्यूमैनिटेरियन असिस्टेंस हो या पीस कीपिंग मिशंस में योगदान। भारत लगातार अपनी इंटरनेशनल प्रोफाइल मजबूत कर रहा है। ऐसे में UNSC का ये कैंपेन भी उसी व्यापक डिप्लोमेटिक स्ट्रैटेजी का हिस्सा माना जा रहा है। अब आने वाले महीनों और वर्षों में भारत दुनिया के कई देशों से बातचीत करेगा, डिप्लोमेटिक आउटरीच बढ़ाएगा और समर्थन जुटाएगा। आखिरकार फैसला 193 सदस्य देशों के वोट से होगा। अगर पर्याप्त समर्थन मिलता है तो भारत सिक्योरिटी काउंसिल की नॉन परमानेंट सीट हासिल कर लेगा और अगले 2 वर्षों तक दुनिया के सबसे महत्वपूर्ण सिक्योरिटी डिसीजंस का हिस्सा बनेगा। लेकिन यहाँ एक और दिलचस्प बात सामने आती है। भारत सिर्फ वोट नहीं मांग रहा बल्कि दुनिया के सामने अपना विजन भी रख रहा है। विदेश मंत्री एस जयशंकर ने इस अभियान की शुरुआत करते हुए भारत का एक नया फ्रेमवर्क पेश किया जिसका नाम है शांति, यानी सिक्योरिंग होलिस्टिक एडवांसमेंट थ्रू नॉर्म्स, ट्रस्ट एंड इंटेग्रिटी। और यही शायद इस पूरे कैंपेन का सबसे महत्वपूर्ण हिस्सा है, क्योंकि भारत सिर्फ ये नहीं बता रहा कि उसे सीट क्यों मिलनी चाहिए बल्कि ये भी बता रहा है कि सीट मिलने के बाद वह क्या करेगा। नाम भले ही शांति हो, लेकिन इसके पीछे सिर्फ शांति बनाए रखने की बात नहीं है। ये दरअसल भारत का पूरा डिप्लोमेटिक रोड मैप है कि अगर भारत 2028-2029 के लिए UNSC में पहुंचता है तो वह किन मुद्दों को प्राथमिकता देगा। इस फ्रेमवर्क के तहत भारत ने साफ कहा है कि वह सबसे पहले ग्लोबल साउथ की आवाज़ को और मजबूत करेगा ताकि विकासशील देशों की चिंताएं भी इंटरनेशनल पीस एंड सिक्योरिटी के फैसलों में सुनी जाए। भारत UN रिफॉर्म्स की मांग को आगे बढ़ाएगा ताकि सिक्योरिटी काउंसिल ज़्यादा डेमोक्रेटिक और रिप्रेजेंटेटिव बन सके। पीस कीपिंग मिशंस को मॉडर्न और टेक इनेबल्ड बनाने पर जोर देगा, जहां विमेन पीस कीपर्स की भूमिका भी बढ़ाई जाएगी। इसके साथ साथ भारत ने कहा है कि AI का इस्तेमाल पब्लिक गुड के लिए होना चाहिए, लेकिन उसके मिसयूज से इंटरनेशनल सिक्योरिटी को होने वाले खतरों से भी दुनिया को मिलकर निपटना होगा। मैरीटाइम सिक्योरिटी यानी समुद्री व्यापार के सुरक्षित रास्ते, पायरेसी के खिलाफ कार्रवाई, ह्यूमैनिटेरियन मिशंस और सबसे अहम टेरर फाइनेंसिंग तथा टेररिस्ट ग्रुप्स के खिलाफ एविडेंस बेस्ड एक्शन भी भारत की प्राथमिकताओं में शामिल होंगे। यानी भारत दुनिया से सिर्फ ये नहीं कह रहा कि हमें सिक्योरिटी काउंसिल में जगह दीजिए, भारत ये भी बता रहा है कि अगर उसे ये जिम्मेदारी मिलती है तो वह किस तरह ग्लोबल एजेंडा लेकर आएगा। तो कुल मिलाकर इस खबर का मतलब सिर्फ इतना है कि भारत ने दुनिया के सामने अपनी उम्मीदवारी आधिकारिक रूप से पेश कर दी है। ये परमानेंट मेंबरशिप नहीं है, लेकिन ग्लोबल डिप्लोमेसी की दिशा में एक बेहद महत्वपूर्ण कदम ज़रूर है। अब सबसे बड़ा सवाल यह है कि क्या 193 देशों का पर्याप्त समर्थन भारत के पास आएगा? इसका जवाब आने वाले महीनों की डिप्लोमेसी तय करेगी। तो दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे शेयर ज़रूर कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट करके बताइए कि आपको लगता है कि भारत 2028-2029 के लिए UNSC का ये चुनाव जीत पाएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद।